नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के लिए गणित के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के हो सकते हैं और सक्षमता परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह है ए में दशमलव संख्या, बी में पूर्ण संख्या, सी में प्राकृत संख्या, डी में भिन्न संख्या। तो किसी भी चीज को गिनती करने के लिए हम लोग प्राकृत संख्या का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। और पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्राकृत संख्या यानी कि सी आंसर होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से होती है। ए में कम, बी में 1 अधिक, सी में 10 कम, डी में 10 अधिक। देखिए, मान लीजिए कि दो प्राकृत संख्या ले ले 9 10 और 10 जो है 9 से क्या है 1 अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, ए में दिया हुआ है 5490, बी में 1, सी में 0 और डी में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ, इसका जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनंत तक जाना है और जहां तक आप पहुंचेंगे फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। डी आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राकृत संख्या शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 सो ऑन। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, बी में 1, सी में 9, डी में बता नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर होता है। दो लगातार प्राकृत संख्या 6 7 ले लिए, अब इनको बीच का अंतर क्या होगा, 7 में से 6 को घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी कि 2 का अंतर 10 का, बी में जो 10 का है, सी में 0 का, डी में 1 का। तो 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 ही ना होगा जी, तो इसका डी आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 9,99,999,9999, यानी कि इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं। तो घटता क्रम, बढ़ता क्रम, बराबर क्रम, अनिश्चित क्रम। यानी कि देखिए, ये इकाई में 9 है, फिर 99 जो हो गया वो दहाई में हो गया, फिर 999 जो है सैकड़ा में हो गया, और 4 टाइम्स 9 है तो ये 1000 में हो गया। यानी कि ये बढ़ता क्रम है कि घटता क्रम है। ए में घटता क्रम दिया हुआ है, बी में बढ़ता क्रम दिया हुआ है, सी में बराबर क्रम दिया हुआ है, डी में अनिश्चित क्रम दिया हुआ है। तो आपको स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न 35,806 डैश 35,608 में वाक्य में उपर्युक्त चिन्ह होगा। ए में आप चिन्ह देख रहे हैं, बी में आप चिन्ह देख रहे हैं, सी में आप चिन्ह देख रहे हैं और डी में आप चिन्ह देख रहे हैं। देखिए यहां पर 35,806 35,608 के बराबर तो नहीं है, और इसमें इन दोनों में आपको 35,806 बड़ा दिख रहा है। बस इस बात को समझ लीजिए कि जिस संख्या को बड़ा दिख रहा है उसको इस तरीके के चिन्ह से हम लोग उसको उसके पेट में डाल देते हैं। जैसे देखिए 8 है और 7 है, 8 है और 7 है, तो यहाँ बड़ा कौन सा है, 8 है, तो इसको हम लोग इस तीर के पेट में डाल दिए। लेकिन अगर 7 इधर आ जाए और 8 इधर चला जाए तो वो जो है उस समय वो चेंज हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर जो होगा ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए, दार्शनिक प्रणाली में गणना करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है। ए में है 10, बी में है 9, सी में है 0, डी में है अनंत। तो देखिए दार्शनिक प्रणाली में हम लोग 0 से लेकर के 9 तक के संख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये टोटल जो संख्या है, अंक है, ये 10 होंगे, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका।
तो अब आइए सही क्रम में व्यवस्थित करें, सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए इसमें ए में दिया हुआ है 818, फिर चिन्ह दिया हुआ है 515। इसमें बोल रहा है कि ए में 818 बड़ा है 515 से, ठीक है, फिर बड़ा है 1015 से, तो यहीं पे ये गलत हो गया। बी में आइए 818 छोटा है 515 से, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। आइए सी में चलते हैं, 1015 बड़ा है 818 से, ठीक है, बड़ा है। 515 से 818 बड़ा है, ठीक है, ये भी सही है। और 515 212 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे स्पष्टतः सी ही आंसर होगा, क्योंकि ये सिस्टम सही सजाया गया है। एक संख्या में से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती में जीरो का प्रयोग कितनी बार होता है? 1 से 100 तक की संख्या में जीरो का प्रयोग कितनी बार होता है? तो देखिए जीरो का प्रयोग जब हम 1 से 100 तक की संख्या में करेंगे तो 10, एक जीरो आ जाएगा, 10 जैसे लिखेंगे एक जीरो आ गया, 20 दो, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक हम लोग 90 और उसके बाद 100 का तो 2 जीरो, तो टोटल कितना हो गया 11, यानी कि 11 जीरो का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया 11। चलिए 1 से 100 तक की गिनती में दो अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? अब बताइए कि 1 से 100 तक की गिनती में दो अंकों की कितनी संख्याएं होती है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 9, यानी कि ये इकाई अंक की संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 से दहाई शुरू हो जाता है और ये 99 तक दहाई जाता है, और जैसे ही 100 जाएगा तो वो सैकड़ा में चला जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इधर का काउंट कर लेते हैं लेकिन उधर का नहीं करते हैं, और आंसर जो है वो गलत मार बैठते हैं। जबकि 1 से 100 तक की गिनती में दो अंकों की कितनी संख्याएं होगी? 1 से 9 तक यहाँ एक 9 अंक इधर छूट गया और 100 का उधर एक अंक छूट गया, तो ये 90 आंसर होगा, यानी कि 90 जो है अंक जो है वो दहाई के अंकों का होगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं, 1 से 100 तक की गिनती में एक का प्रयोग कितनी बार होता है? 1 से 100 तक की गिनती में एक का प्रयोग कितनी बार होता है? जैसे 1 से शुरुआत की है, फिर 10 में आ जाएगा 1, फिर 11 में आएगा, 11 से लेके 19 तक जाएगा, फिर उसके बाद जो है 21 आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, 51 आएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो टोटल जो है 21 आएगा, ठीक है। अब आगे प्रश्न चलते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 और 4 जीरो, ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 और ये 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, उसके बाद सब कट जाएगा, यानी जस्ट इसमें एक जोड़ेंगे तो इस प्रश्न के सॉल्व करने से आपको क्या समझ में आया कि इसका आंसर जो है सो 1 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9 9 और 9, इसमें एक जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 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 10। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया। अब उसके आगे का प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको इसी तरीके से 1 और 5 को शून्य लिख देंगे, एक घटा देंगे उसमें से, तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। 10 लाख से बड़ी और 11 लाख से छोटी कोई 5 संख्या लिखो। तो 10 लाख से बड़ी लिखना है और 11 लाख से छोटी लिखना है। तो 10 लाख, सबसे पहले बात है कि 10 लाख कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये क्या हुआ?
10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसमें कह रहा है कि 10 लाख से बड़ी और 11 लाख से छोटी, तो जस्ट इसमें एक बढ़ाते हुए हम 10 को लिख सकते हैं। कितना संख्या लिखना है? 5 संख्या, तो इसमें एक जोड़ देंगे, फिर एक जोड़ देंगे, इस तरह करते करते 5 तक हम लोग लिख देंगे तो वो संख्या हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि नीचे से आपको ऊपर चढ़ना है, यानी कि सीढ़ी के नीचे से आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम कौन सा है। तो इन संख्याओं में देखते हैं, एक संख्या 9009 है, दूसरा 9900 है, तीसरा 9990 है, तीसरा चौथा जो है 9000 है। तो सबसे छोटा हम लोगों को 9000 प्राप्त हुआ, 9000 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद कौन सबसे छोटा है, तो उसके बाद देखेंगे तो हम लोग 9009 सबसे छोटा लग रहा है, उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है 9990 है, 9900 है, 9099 है, तो 9099 को लिख देंगे, फिर 9900 को लिख देंगे और फिर 9990 को लिख देंगे। तो इस तरीके से वो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब इन संख्याओं को देख लीजिए कि सबसे घटते क्रम यानी कि ऊपर के सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरना है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या देखिए 2891 है, 2981 है, 2198 है, 2918 है, 2819 है। तो 2981 सबसे बड़ा हो गया, सबसे पहले लिख दिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि 4 में कौन सबसे बड़ा है, फिर उसको लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित बॉक्सों में दो संख्याओं के आधार पर उचित चिन्हों का प्रयोग करना है। यानी कि 6813 60813 से क्या है, बराबर तो नहीं है, क्या है, छोटा है। तो छोटा इसको करने के लिए क्या करना होगा, बड़े को इसको पेट में कर देना होगा, ये चिन्ह लगेगा। अब 60,813 और 86,8613 इन दोनों में बड़ा कौन है, 60,813 दिख रहा है, इसको इसमें ये चिन्ह हो जाएगा। अब 8,613 8,613 दोनों बराबर हो गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, बराबर वाला चिन्ह हो जाएगा। अब 8,613 और 8,861 इसमें कौन बड़ा है, 8,613 बड़ा है, इसको ऐसे कर देंगे। और उसके बाद 861 और 8,613, ये 8,613 बड़ा है, तो इसको इस निशान के पेट में कर देंगे। और ये जो लास्ट में बच जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट में तो कोई संख्या से हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये सारी जो प्रश्न हैं वो प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तो आइए अब फिर शुरुआत करते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि प्राकृत संख्या के ठीक पहले अगर 0 लगा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन क्या हुआ, प्राकृत संख्या, और इसके पहले अगर 0 लगा देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा, सो ऑन तक, अनंत तक ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको ए में 1 दिया है, बी में 0 दिया है, सी में 10 दिया है, डी में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या देखिए 0 से शुरुआत होता है और अनंत तक चला जाता है। यानी कि हम ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 10 और डी में दिया है नहीं लिख सकते, तो अनंत की बातों को कैसे लिख सकते हैं, तो उसी के लिए इसका आंसर जो होगा कि नहीं लिख सकते। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, हमने आपको बताया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या योग होगा, 1 होगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो ए में 1 दिया है, बी में 0 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में 3 दिया है, जाहिर सी बात है कि 1 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर होता है। अब देखिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 1 ही है, और दोनों को घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा ना जी। इसलिए ए का 0 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है वह है, देखिए 0 लगाने से ही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बनती है। यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सभी संख्याएं समान होती है, केवल 0 को छोड़ के। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है वो है कौन,
ए में 1, बी में 10, सी में 100, डी में 0, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसको देखिए, सत्य और असत्य करके पूछा गया है। किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या को घटाने पर शेषफल 0 मिलता है। देखिए, किसी पूर्ण संख्या, मान लिए कि कोई भी पूर्ण संख्या क्या हुआ, 0 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 0 के बाद 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, कोई संख्या ले लीजिए, और उसी संख्या, किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या, यानी 3 से 3 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 5 से 5 घटाइएगा तो 0 मिलेगा, यानी कि ये क्या है, ये सही है, सत्य है। अब देखिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई जा सकती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई जा सकती है, अनंत की बातों को बताई जा सकती है क्या, नहीं ना बताई जा सकती है, तो ये गलत हो गया। अब अगला प्रश्न है, 85,160 में 5,000 के स्थान पर है, 5 जो है 1000 के स्थान पे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 85,160 लिखा हुआ है, ये जो 5 लिखा हुआ है वो कौन सा स्थान पे है। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 का जो स्थान है वो 1000 के जगह पे है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम लोग सही टिक मार देते हैं। 50 का पूर्ववर्ती संख्या 49 है। देखिए, 50 के जस्ट पहले का संख्या क्या होगा, पूर्ववर्ती, यहाँ पे शब्द को याद रखना होगा कि पूर्ववर्ती कहेगा कि 51 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 99 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, इस बात को याद, पहले वाला याद रखिएगा। 0 का परवर्ती संख्या 1 है, परवर्ती, अब देखिए परवर्ती का मतलब क्या हो गया, जस्ट आगे वाला, यानी कि 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, और 1 के बाद अगर परवर्ती संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे प्रश्नों को जाना जो मैथ से रिलेटेड हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और इसी तरीके के सभी विषयों से, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। शुरुआत हमने गणित से किया है, और आप लोगों को कितना पसंद आता है उसके बाद और भी वीडियो तेजी से बनाते रहेंगे, और सक्षमता परीक्षा से पहले लगभग हम लोग सभी बातों को पढ़ लिए रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।